प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, ध्यान से देखेंगे, कुछ टफ नहीं है, बाकी आसान ही है। हम लोग लास्ट डे स्टडी कर रहे थे क्या, डायलेक्ट्रिक्स के बारे में। हमने बोला था इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स क्या क्या होता है, डायलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अगर हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाएं तो डायलेक्ट्रिक्स का मतलब ये बताया था कि मैंने ये बताया था कि जो भी कैरेक्टर ऑफ इंसुलेटर होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। क्या कहता है वो, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। बट जो डायलेक्ट्रिक्स होता है उसका लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज डायलेक्ट्रिक्स। उसके बाद एक सेकंड वर्ड आया था स्ट्रेंथ, उसको क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इन जनरली डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का बेसिक कैरेक्टर होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन उसका एक सर्टेन लिमिट होता है। उसका क्या होता है, सर्टेन लिमिट होता है। वो उस लिमिट तक ही नॉन कंडक्टर होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की उस लिमिट को क्रॉस कर जाए तो क्या होता है, अपना कैरेक्टर लूज कर देता है। कैरेक्टर क्या था, नॉन कंडक्टर होने का, वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि एक स्ट्रेंथ आती है जो मैक्सिमम फील्ड होता है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फिर हमने उसका यूनिट देखा था वोल्ट बाय मीटर एंड देन डायमेंशन इज देयर। अब उसी कड़ी को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो हमें दो टाइप्स का डायलेक्ट्रिक्स पढ़ना होता है। एक होता है पोलर डायलेक्ट्रिक्स, दूसरा होता है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। थोड़े से कंसेप्ट हैं, ध्यान से देखेंगे, दो चार पॉइंट्स होते हैं, बाकी कुछ नया है नहीं इसमें लिखने के लिए। अब सबसे पहले समझ में आते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक्स दैट इज नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब हमको समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब एक किसका एब्सेंस होगा भाई, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड का एब्सेंस होगा। The center of the positive and negative charge do not coincide in this atom or molecules due to asymmetric shape of molecule। अब लगा सर ये क्या नया आ गया, asymmetric shape। ओके, अभी हमने देखा था अगर हम दो चार्ज की बात करें, अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। इस केस में हमको पता है बाय द लॉ ऑफ कूलम्स जो आपने पढ़ा है, अगर ये L डिस्टेंस पे होता है, ड्यू टू देयर इनर कैरेक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रिवेल। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके सर, ये तो दो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग बात किसी कर रहे हैं, डायलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डायलेक्ट्रिक्स मींस क्या, किसी भी मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स समझ के बाद हमको केमिस्ट्री याद आना चाहिए। सर ये क्या है, एटम या मॉलिक्यूल। क्या ये एटम या मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, एक अगर इस एंड पे प्लस हो तो साथ में साथ एक नेगेटिव एडजस्ट करता है। इस एसिमेट्रिक रीजन के कारण इसमें दोनों कॉन्साइड नहीं करते। बोलोगे क्यों कॉन्साइड नहीं करते, क्यों, हमको पता है किसी भी मेटेलिस्टिक बॉडी में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज एडजस्ट रहता है। कब, जबकि उस पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो। अब बोलोगे फील्ड कैसी की बात है, अगर हम सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट व्यू से देखें, अगर दो चार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स होगा तो फील्ड भी जनरेट होता है। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा दें, तो क्या होता है, इसमें सेंटर और पॉजिटिव और नेगेटिव कोई कोलिजन नहीं होता है। अब देखो, बोला सर कोलिजन क्यों नहीं होता, अगर अट्रैक्शन होता तो ये नेगेटिव क्या करता, इससे आके कोलाइड कर जाता। लेकिन थोड़ा सा एक डीप कंसेप्ट केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये पॉइंट एटम और मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा चर्चा करना हो तो क्या समझेंगे सर, मॉलिक्यूल्स में क्या, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस का अपना रेडियस होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हमको पता है कि एक बोर ऑर्बिटल होता है, बोर्स ऑर्बिटल आपने देखा होगा। ये न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। अब क्वेश्चन ये है सर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस पे, इस पर्टिकुलर सर्कल पार्ट। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम एक ऑर्डिनरी लेंस से देखें, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात करें, बोलेंगे सर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। इसका बेस कैरेक्टर ये है कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर आना चाहिए। जब ये आएगा तो एक मैक्सिमम चांस है कि फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होगा तो क्या होगा, ये चार्ज कोलाइड कर जाएगा, ये हमें लगता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा रीजन है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स होता है, दिस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑर्डर हम बेसिकली पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, एनएफ का मतलब होता है न्यूक्लियर फोर्स,
एंड ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों फोर्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है कि इसके कंपेयर में फोर्स बहुत बड़ा होता है, इसलिए इस सर्कमस्टांस में ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स प्रिवेल कर जाता है और इसको कोलाइड नहीं होने देता है। अब देखो सर, पॉइंट का मतलब था नो एक्सटर्नल फील्ड, ओके। अगर बाहर से इसको कोई फोर्स नहीं करे, जिससे मान लो बाहर से उसको फोर्स नहीं करे, उस केस में क्या होगा, इसका कोलिजन नहीं होगा। तो हमको पता है दो रीजन, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैरेक्टर, क्या होता है दोनों का अट्रैक्ट करने का कैरेक्टर होता है, वो डू नॉट कॉन्साइड, मतलब क्या होता है, कोलिजन नहीं करेगा। इन दिस एटम जो कि हमने ड्रॉ किया और मॉलिक्यूल्स इज सेम ड्यू टू एसिमेट्रिक शेप। अब बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिक शेप, ये ऑर्बिटल में है, इक्वल डिस्टेंस पे है। साइज ऑफ प्रोटॉन एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैटर बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोटॉन इज देयर। यहाँ क्या बहुत सारे प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, बट एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला उस सर्किट पे उस ऑर्बिट पे क्या मूव करता रहता है। तो इस दोनों का साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर, इच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ओके। सर एक नया वर्ड मिल गया, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ओके। सर समझ में आया मुझे। अगर आप फिजिक्स की बात करें, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, अगर फिजिक्स में पढ़े तो हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट वो होता है एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, अगर वो वेरी वेरी स्मॉल लेंथ पे, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ पे हो, तो यहां से जाता हुआ एक डायरेक्शन P रिप्रेजेंट करता है। P को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब देखो P डाइपोल होता है, फॉर्मूला होता है P एक वेक्टर क्वांटिटी है Q into L, L is the displacement of negative to positive charge और the direction of displacement is always -2 प्लस होता है। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आया सर, इसमें होता क्या है, परमानेंट क्या होता है, न्यूक्लियस डाइपोल मोमेंट होता है। अब ये डाइपोल मोमेंट समझ में आया, अब देखेंगे हमेशा जब इस पर्टिकुलर पाथ पे ये मूव करता रहेगा, ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा सेंटर्ड में होगा। क्या इसका डायरेक्शन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे सर, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ दो होता है, केमिस्ट्री में इसको डीप से बताते हैं सर, कि अगर इसका दो कॉम्बिनेशन होता है, पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से इसको पोलर कॉम्बिनेशन को, तो अगर एक प्लस है या दूसरा माइनस है, इसके बीच में क्या क्या हो सकता है अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो फर्स्ट सर कोलिजन नहीं होगा। अगर कोलिजन होता तो ये सिस्टम क्या होता, अनस्टेबल होता। क्या ऐसा कुछ होता है? ये जो आपको चौक का पार्टिकल दिख रहा है, इसमें भी सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, दोनों है, प्लस माइनस दोनों। क्या अगर दोनों ने कोलिजन कर ली तो क्या ये अपना स्टेट रख पाएगा, क्या नहीं रख पाएगा। इसका मतलब अगर इसका स्टेट रिमेन्स स्टेट कर रहा है या रह रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक परमानेंट मॉलिक्यूल्स होगा। कौन सा, डाइपोल मोमेंट, जो हमने लास्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। -2 पॉज प्लस जाने में जो डायरेक्शन होता है P = Q × L होता है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड है डाइपोल मोमेंट्स इज रैंडमली ओरिएंटेड, ओके। अब चलो रैंडम मतलब क्या होता है, क्या डायरेक्शन फिक्स करते हैं, नहीं। सम टाइम इलेक्ट्रॉन यहां होता है, सम टाइम यहां होता है, सम टाइम यहां होता है, सम टाइम यहां होता है। डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस और सेंटर, बट क्या होता है, इसको हम रैंडमली करते हैं। कभी यहां पे चेक किया, 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 उस कंडीशन पे डिपेंडेंस नहीं होता है। सो द एवरेज डाइपोल मोमेंट, अब ध्यान से देखेंगे, एवरेज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। कौन सा है ये, इस डाइलेक्ट्रिक्स में इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हैं, ओके। सर समझ में आया। मुझे ये बात बताने चली सर, एवरेज डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। चलो जब नहीं पता इसका मतलब क्या होता है सर, P तो एक डाइपोल मोमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे P एवरेज लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ सर, चार्ज इनटू L। अब इसमें क्या लेवल्स करेंगे सर, पर यूनिट वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। इसकी बात आई कि ये क्या होगा, 0, किसके एब्सेंस में, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, ओके। सर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं होगा, ड्यू टू वेरी शॉर्ट रेंज। अब देखो L बहुत छोटा होता है, हम लोग फिजिक्स क्या पढ़ते हैं, L इज वेरी वेरी स्मॉल। L क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल। अगर L बहुत छोटा होगा, L क्या होगा, बहुत छोटा होगा, उस केस में यदि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर तो फिट बैठता है इसके लिए। अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, वेरी वेरी लेस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज डाइपोल इज 0। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं हमसे, कि मान लो किसी रैंडम डाइपोल मोमेंट के केस में
अगर उसका एवरेज पोलर डाइलेक्ट्रिक सॉलिड वॉल्यूम पूछा जाए कहाँ पे, जब वो एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये पॉइंट आपको आना चाहिए। थ्योरेटिकल पॉइंट है, देख लेंगे, सिर्फ नोटेड सीखना जरूरी है। हम देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल, ओके, अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पहले क्या था, नहीं था, तो आंसर क्या था हमारा 0। अब जब आ जाएगा तो डाइपोल टेंड्स टुवर्ड ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब देखो, अब देखा था सर, निगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहती है, फोर्स इधर है तो फील्ड भी इधर होगा। अब देखो, जब फील्ड इधर होगा तो हमने क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या सेम डायरेक्शन अलाइन हो गई, ये हमारा फिजिक्स था। अब देखो क्या कहना है इसका कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाए, तो डाइपोल जो होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, वो अपनी डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कर लेता है। अब मानो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग वाला लूं, ये माइनस है, ये प्लस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो जिधर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपने साथ अलाइन कर लेगा। कुछ एग्जांपल से आप ध्यान से देखेंगे, ये केमिस्ट्री एग्जांपल, H2O, सबका नाम सुना है सर, वाटर का मतलब होता है H2O, ओके। अब सोचते हैं हम, सर ये है O, ये उसका डायग्राम है, और ये है H। सबको पता है ऑक्सीजन के पास H के पास क्या होता है, एक होता है, इसके पास भी एक होता है। अब देखो सर, ऑक्सीजन O2 माइनस होगा, अगर हम इसको करें H प्लस O2 माइनस। अब देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दो तो बना नहीं सकते। अब जो ये डायग्राम जो बना, हमको पता है दिस इज फॉलो द नेगेटिव, क्या होता है, इसको पार्शियल नेगेटिव मान लो तो डेल्टा माइनस। अब क्या होगा, हमने क्या सीखा, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में बताया जाता है ये +2 माइनस जाता है डायपोल, केमिस्ट्री में +2 माइनस जाता है, बट इन फिजिक्स ये रिवर्स होता है, ये क्या होता है, -2 प्लस आता है। तो इस तरह का डायपोल होगा कब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो क्या होगा, वो सिंपल रहेगा। सिमिलरली आप बहुत सारे अल्कोहल हैं, अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है, आप उसको लिखना चाहें, होता है ROH, R को एल्कलीन होता है, OH क्या होता है, उससे ग्रुप होता है। आप इसका भी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे, यू नो HCl। अब HCl में क्या होता है, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इससे क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा अलोंग दी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो फील्ड भी क्या होगा, उधर ही होगा। अब देखो HCl, H के पास भी एक, Cl के पास भी क्या होता है, एक, दोनों ने बॉन्ड बनाया। सर कौन सा नेगेटिव, ये हो गया हमारा डेल नेगेटिव, क्या हो गया, डेल पॉजिटिव। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है मोमेंट, बट हम लोग क्या पढ़ते हैं इन फिजिक्स -2 प्लस, ध्यान रखेंगे ऑर्डर कैसा होता है। तो क्या होता है, इस तरह का डायरेक्शन में देखा। सिमिलरली फॉर NH3, आप एक N बनाएंगे, N के पास कितना होता है, 3, देख लो इधर NH3 होगा ये। अब N के पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 H को लिख लो, H, एक इधर सब बॉन्ड बनाएंगे, इसके पास 3 थे। अब क्या होगा सर, H तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और N के पास कितने, ये इधर से फील्ड बनाएगा। आप सब डायग्राम तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। NH3 आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आपको पता है नेटवर्क के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, हाइड्रोजन +1+1+1, ठीक है। ये क्या करेगा, डायरेक्शन केमिस्ट्री में क्या होता है, +2 माइनस, बट ये हमने क्या देखा, +2 माइनस, बट लॉजिकली क्या होता है फिजिक्स में, सर वो माइनस से प्लस आता है, ठीक है। ये हमने पहले क्या ड्रॉ किया था, पहले केमिस्ट्री में बताया जाता है कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो होता है +2 माइनस, बट फिजिक्स क्या बताता है, फिजिक्स में -2 प्लस होता है। दिस इज द माइनस एंड एंड दिस इज द प्लस एंड। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अवेलेबल जिससे हम समझ सकते हैं। हमको इसको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये होता है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट्स क्या होगा, और दूसरा है कि ये 0 होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई, पॉइंट वॉल्यूम के चेंज ऑर्डर को देख लेंगे, और कुछ एग्जांपल्स होते हैं नीट एग्जाम में, हमको सिंपल एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, किस केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस वाले डायपोल मोमेंट का एलाइन किसके साथ करेगा, एलाइन किधर करेगा, जिधर उसका फील्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप कैसे लिखते हैं, यू नो द डायपोल मोमेंट, -2 प्लस ऑलवेज लिखते हैं। और केमिस्ट्री में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। अगर आपको कोई एक भी याद है, यू कैन रिमेंबर सेकंड वन इजीली, गॉट इट। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा सा थ्योरी है, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। छोटा सा पार्ट है जिसको ध्यान से देखेंगे, बस उसी की जैसे थोड़ा सा है, अलग सा नहीं है ये। इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। वो क्या था हमारा, पोलर, इसमें उसमें एसिमेट्रिक था। यहां देखेंगे क्या बोला है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड सेम कंसेप्ट इज देयर, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स। इसका मतलब कोलिजन होगा, ध्यान देंगे। क्यों कोलिजन होगा, इन द एटम्स और मॉलिक्यूल, बिकॉज दे आर सिमेट्रिक। अब कंसेप्ट आया
कि अगर दो भी चार्ज, सिमेट्री का मतलब क्या था, इक्वी डिस्टेंसेस होंगे, तो जो भी एटॉम का स्ट्रक्चर होता है, आप सॉलिड स्टेट उसको डीप से पढ़े होंगे कि जो उसका स्पेसिंग पॉइंट होता है, अगर सबका इक्वी डिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं हो बाय देयर मोशंस, बोथ चार्ज अवेलेबल फॉर दिस attractions. Due to attractions they will collide because the molecules structure as well as the atoms structure, उस केस में जो होता है वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। दैट मींस द नॉन पोलर मींस उस कंडीशन का जो हमने माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था पोलर केस के कंडीशन में, यहाँ क्या होता है, ये कहानी फिट नहीं बैठती है और उस कंडीशन में ड्यू टू सिमेट्रिक। अब देखो एसिमेट्रिक में क्या होगा, अगर मैं इसको मान लो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन बोथ साइड, दैट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट का मतलब डिस्टेंस सेम हो, न्यूक्लियर रेडियस करेक्ट हो, उस दोनों को चेंज होने पे अपन क्या करते हैं, इसका सिमेट्रिक ढूंढ लेते हैं। जब सिमेट्रिक मिलेगा तो उस केस में इसका क्या होगा, कॉन्सेशन हो जाएगा। किस केस में, जब वो नॉन पोलर होगा। सिंपल सा स्टेटमेंट बस याद रखना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इस पे स्टार लगा लेंगे, द डायपोल मोमेंट इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट। आपके एग्जाम में अगर कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ ले इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज जीरो इन व्हाट कंडीशंस, अगर नॉर्मल कंडीशन का डाइलेक्ट्रिक स्टेट पूछेगा वो क्या होता है, जीरो, एंड इन अदर केस दैट इज नॉन जीरो। इन अदर केस दैट इज, हम लोग लास्ट टेस्ट क्या देखा था, परमानेंट डाइलेक्ट्रिक आया था, मोमेंट डायपोल मोमेंट लास्ट केस में आया था ना, परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट्स आया था, उसको जो हमने देखा वो क्या था, दैट इज द ऑर्डिनरी कंडीशन। बट यहाँ क्या है, इन नॉर्मल स्टेट में ये जीरो होता है, कौन सा वाला, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये एक पॉइंट हो जाता है हमको एग्जाम में, लेकिन थ्योरेटिकली आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दे एक्वायर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। अब थोड़ा सा इसको केमिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं क्योंकि फिजिक्स में होता हमको पढ़ना नहीं है। देखो आप सबको पता है कि सर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है Cl माइनस और Cl2 को हम ऐसे से लिख सकते हैं, बट एक समाव। अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसके आसपास में बोला कि अगर प्रेजेंस हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर कैसे आएगा, अभी हमको फिजिक्स में ये पता है कि अगर ये प्लस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ठीक है, अट्रैक्शन होगा इस पे, इधर पे पॉजिटिव साइड की ओर, तो यहाँ पे हमको फोर्स मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा तो फील्ड मिल जाएगा। बट इन मॉलिक्यूल्स में कैसे होते हैं आप देखेंगे ध्यान से। मान लो हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया HCl, अब सबको पता है सर H वाला पार्ट क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा टर्म होता है केमिस्ट्री का, देख लेंगे, डेल्टा L प्लस एंड डेल्टा माइनस। अब देखो अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड फील्ड अवेलेबल है, कैसे सर डायपोल कहाँ पे है, कहाँ पे है, हमको पता है कि फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन। बट केमिस्ट्री में क्या होता है, रिवर्स होता है। कैसे हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, बट फिजिक्स क्या सिखाता है हमें कि हमको नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है। अब बात चलो, अब जब इसको करीब लेके आएंगे तो ये इसको फील्ड जनरेट करके देगा। जब ये फील्ड जनरेट करके देगा उस केस में क्या होगा, ये अपना कैरेक्टर चेंज करेगा। क्या करेगा, कैरेक्टर चेंज करेगा। अब दोनों एक दूसरे को, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे एक नया सा डेल पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब क्या होता है, इसको देख के ये चार्ज एडजस्ट करेगा। हाउ, कि जब यहाँ फील्ड होगा तो इसको इसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्या हुआ, यहाँ अगर डेल्टा माइन प्लस होगा तो यहाँ क्या हुआ, एक नया सा डेल्टा माइनस आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसने एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड किया, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्या किया, नया डायपोल मोमेंट इंड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। अब बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। सर सिंपल डायपोल मोमेंट तो मुझे पता था कि कोई नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज में अगर छोटा सा डिस्टेंस L होता था तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P इज द सेम डायरेक्शन, ये पता है अपने को। अब इंड्यूस का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक सेम जो हमने Cl और Cl माइनस की बात करी, ये माइनस। अगर यहाँ पे हम फील्ड लेके आ जाए, अगर यहाँ पे हम फील्ड लेके आ जाए, क्योंकि हमने क्या लिखा, इन नॉर्मल के जीरो होता है। अब जीरो का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, नॉर्मल का मतलब जीरो होता है। अगर एक ऑर्डिनरी कंडीशन लेके आ जाए जहां क्या होगा, हम फील्ड को प्रोवाइड करेंगे। ओके, जब फील्ड आएगा तो फील्ड क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड करेगा जो डायपोल मोमेंट, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो इस स्ट्रक्चर से हमें पता चला HCl में माइनस था, ये इसको इंड्यूस करेगा, क्या करेगा, ये यहाँ पे डेल्टा प्लस जनरेट होगा और ये क्या होगा, डेल्टा माइनस। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज वर्क। तो हमको पता चला इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड they acquire a dipole moment that is called induced dipole moment। बहुत सारे एग्जांपल है केमिस्ट्री का, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
बेंजीन, मीथेन, CH4, N2O2, C6H6, बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट है, थ्योरेटिकल है, लगेगा थोड़ा सा लगे, बट क्या करेंगे, हमको एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं। नीट के एग्जाम में तो सिर्फ एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, कौन सा चीज पूछेगा। फिजिक्स में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इन केस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। थोड़ा सा बोर्डिंग पार्ट लग रहा होगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा, क्या करेंगे, इसको पढ़ना तो है, सिलेबस की बात है, इसलिए पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरी है और थोड़ा सा केमिस्ट्री भी। सर फिजिक्स में केमिस्ट्री किधर से आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए हमें थोड़ा सा रिलेशन याद होना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री भी इसकी आती है तो आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हो, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, लिख लो, फिर हम लोग आते हैं फिजिक्स में, बहुत सारा केमिस्ट्री हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स से जुड़ा है, इसको फिजिक्स में लोग कनेक्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे, बाकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे इसको, मैं बता दूं, प्रेडिक्ट कर देता हूं। बाकी इसका जो मैथमेटिकल पार्ट होगा, जो डायग्रामेट्रिक पार्ट, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप तो पहले क्या करेंगे, इसको पॉज करके सारे थ्योरी को लिख लेंगे, जस्ट डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाते तो हमको सीखना चाहिए, ठीक है। दो कंसेप्ट है, एक होता है कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, होता है क्या, एग्जाम में अगर कभी आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन इन फिजिक्स नॉट इन केमिस्ट्री। इसको दो जगह पढ़ते हैं, जनरली आपको मैं डिस्कस करूं तो ये पोलराइजेशन एक्चुअली आता है सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में, जहां पढ़ेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स के लास्ट वाले पार्ट पे पोलराइजेशन पढ़ते हैं, उसका पोलराइजेशन अलग होता है, बट इन केस ऑफ डायलेक्ट्रिक्स उसका पोलराइजेशन कुछ अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए इन केस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस वेक्टर इज आल्सो इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड दिस एग्जांपल आई विल डिस्कस फ्रॉम हियर। यहाँ से जो इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू का होता है, जिसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे, पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। अब चलो, the alignment of dipole moment of permanent or induced dipoles in the direction of applied electric field is called polarization। मतलब अगर सरल भाषा में बात किया जाए अपनी हिंदी भाषा में, क्या होता है वो, कहने का मतलब ये है कि अलाइनमेंट मतलब क्या, सर अगर ये माइनस था, अगर ये प्लस था, सबको लगा सर फील्ड इधर होगा, तो फील्ड क्या होगा, पी भी इधर होगा। अगर इसमें दो टाइप के क्या होता था, हो सकता था, पहला क्या सर, या तो परमानेंट डायपोल मोमेंट आ जाए या टेम्पोररी या इंड्यूस आ जाए, जो हमने एग्जाम्पल में करके बताया था। उस प्रोसेस में अगर उसके साथ डायरेक्शन को अलाइन करता है, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो कैसे समझेंगे सर, जब भी कौन सा परमानेंट या इंड्यूस्ड, उसको हम लोग टेम्पोररी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपने आप को अलाइन करता है। कैसे, अगर मान लो ये हमारा माइनस और प्लस का एरिया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डायपोल मोमेंट जब भी उसके डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा, तो ये जो प्रोसेस होता है डायलेक्ट्रिक्स का, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है, उसको नया नहीं होता है। अब सर डायरेक्शन की बात आ गई, ओके, तो इसका एक वेक्टर भी होता है, जो उसका क्या नाम है, पोलराइजेशन वेक्टर। डिस्कस करें इसको डीप में। अब कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करें तो कभी पूछ लेगा व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर, तो क्या है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसमें सर क्या नया है, ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ, बट हमें लिखना है, लिख दे इसलिए जरूरी है, ठीक है। Which describes, क्या करता है, ये वो बताता है the extent in which molecules of dielectrics become polarized। ये क्या बताता है, ये वेक्टर क्या बताएगा कि कितना हद तक या किस लेवल तक उस मॉलिक्यूल्स का डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया होगा, उसका डायरेक्शन के साथ अलाइन हो गया होगा। ये क्या बताता है, अभी हमने देखा सर पोलराइजेशन का मीनिंग ये होता है, बट ये जो पोलराइजेशन वेक्टर वो क्या बताता है, ये एक एक्सटेंट तक, एक लेवल तक बता देता है कि ये मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो कितना हद तक उसके साथ किधर इलेक्ट्रिक फील्ड साथ अलाइन हो गया। आगे क्या लिखा है, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने पास किया होगा, नहीं तो उसको लाने की कोशिश कर रहा होगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब हमको ये अच्छे से आना चाहिए। अब क्या होता है, इसको हम लोग वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है ये, अब मैथमेटिकल किसी को हम डिस्कस करेंगे डीप में। द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डायलेक्ट्रिक्स, ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डायलेक्ट्रिक्स, इसको डिफाइन करते हैं एनपी। अब बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, तो बस मान लेते हैं इसको हम लोग कैपिटल पी, उसको मान लो छोटा सा पी, थोड़े से चेंज होने के लिए, ठीक है। इसको हमने क्या किया, छोटा सा पी और कैपिटल पी है। तो ये जो पोलराइजेशन वेक्टर था वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ p। p क्या, डायपोल मोमेंट, सर n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, कितना एटम उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जाएगा वो है, और p क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ एटम। सिंपल सी बात है, इसको डिस्कस करेंगे। इसका इंटू होता है कूलम बाय मीटर स्क्वायर, डायमेंशन दिस कुछ नया नहीं है।
आप लोग पता है कूलम क्या होता है, आई इंटू टी, और मीटर स्क्वायर का एलटीयू, उसको प्रूफ में कर दूंगा बाद में, लिख लेंगे उसको, ठीक है। आप क्या करो, इस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से लिख लो, उसके बाद मैं यहां से इसको मैथमेटिकली फिजिक्स से कनेक्ट करके बताते हैं बाकी तो डेफिनेशन। इसको लिखो, पहले स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से इसको लिख लीजिए। बात ये रही कि सर हमने तो डिफाइन करना था पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इन मैथमेटिकली आपने बताया कि कैपिटल P इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस P। यहां पर जो n है क्या सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या एटम लिखा है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सर, P क्या था, ओके P की बात करें, P हमारा डायपोल मोमेंट था इसका। अरे सर डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, ध्यान सुनेंगे इसको। अगर ये बात सबको पता है, अगर हम लोग इसको वेक्टर पोलराइजेशन वेक्टर की बात करें, वेक्टर P इज इक्वल टू n क्या है, पर यूनिट है। मान लेते हैं हम लोग एक के लिए डिफाइन करते हैं, किसके लिए, एक के लिए डिफाइन करते हैं। तो मान लो अगर इफ वी डिफाइन n इज इक्वल टू, मतलब 1 के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, आप बोलोगे सर सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ये होता है, एक चार्ज माइनस है, एक चार्ज प्लस है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस अपन d मान के चले, और d बहुत छोटा होता है, d क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब आप ये समझ क्या होता है, वेरी स्मॉल, ऐसा नहीं कि वो जीरो हो जाए, क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ओके, तो बाय डेफिनेशन क्या सीखते हैं सर, वो पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही थी, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/v, एक के लिए। अब सर व्हाट इज P, P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सोचो कैसे लिखेंगे सर, P क्या होता है, अगर इसका चार्ज अपन Q मान ले, अगर ये चार्ज अपन क्या मान ले, प्लस Q, सॉरी माइनस Q प्लस Q होगा। अगर ये डायपोल मोमेंट परफॉर्म करेगा तो आप क्या बोलोगे सर, यही तो होता है। अगर मैं क्या करूं इसको, Q इंटू डी, दिस इज डायपोल मोमेंट। ओके, अब समझ में आया सर, दिस इज द डायपोल मोमेंट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब क्या कर सकते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, क्या हो गया, QD डिवाइडेड बाय V। अब सर मुझे समझ में नहीं आया कि V कैसे आएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलो लिख सकते इसको, सर क्या हो गया, Q इंटू डी वेक्टर एरिया इंटू डी। क्या यहां तक समझ में आया? ओके सर, अब समझ में आ गया। जो पोलराइजेशन वेक्टर था उसको लिखने के दो तरीके हैं, ध्यान देंगे आप। यहां से अगर मैं P इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो एरिया बाय ए ऑन वेक्टर D बाई डी। अब समझ में सर मुझे थोड़ा सा याद आया, क्या वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में क्या बताया था, पर्टिकुलर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज द यूनिट वेक्टर। अभी उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फिर देखेंगे। अब क्या होता है, यहां से दो एनालॉजी निकाल सकते हैं। देखोगे सर क्या है, चार्ज बाय एरिया। क्या है वो, चार्ज बाय एरिया मतलब क्या होता है सर, आपको याद होगा सिग्मा हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या मैं यहां से इस पोलराइजेशन वेक्टर को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू डी वेक्टर बाई डी, इसको लिख सकता हूं सिग्मा डी बाई डी। अब समझ में आया सर। अब थोड़ा सा यूनिट की चर्चा कर लें, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके हाँ, अब ये कहना है सर, यूनिट के एक बार चेक कर ले करेक्ट आया कि नहीं। P इज इक्वल टू n तो नंबर होता है, चार्ज का कूलम है, ये d डिस्टेंस है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डी। एक d को एक d ने मारा, क्या बचा, कूलम बाय मीटर स्क्वायर। आप वहां से निकाल सकते हैं, मैं यहां से फिर से लिख दूं, बाकी आपने लिखा होगा। तो क्या होगा, अगर P इज इक्वल टू आ गया चार्ज बाय वॉल्यूम इंटू एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी। एक तो डी यहां से हट जाएगा, क्योंकि मैं इसको a इंटू डी लिखूंगा, तो क्या होगा, एक डी यहां हटाना, क्या बचा, चार्ज बाय एरिया। चार्ज क्या होता है, कूलम, एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा, कूलम का I इंटू टी, ए टी एम स्क्वायर एल टू माइनस वन। ये लिख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में स्ट्रिक्टली पूछ लेते हैं डायमेंशन, ठीक है, मैं इसको अलग बता दिया था। अब मैथमेटिक्स पार्ट में आए थे सर, मैथमेटिक्स में हमने सीखा कि P इज इक्वल टू वेक्टर। जो पोलराइजेशन आया था वो कुछ इस तरीके का आ गया, क्या, अगर किसी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये सरफेस चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर उस पर्टिकुलर किसी भी सरफेस पे ये अगर डिस्क्राइब होगा या एस्टेब्लिश होगा, उस केस में जो वेक्टर का कंटेंट आएगा सिग्मा डी बाई डी, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर ऑफ पोलराइजेशन। ये हमारा एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म होता है। अगर हमें कभी भी इस तरह क्वेश्चंस आए, वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट, बट दिस इज द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू नो डी। अब डी क्या बोलोगे सर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहां से कहां तक का, यू नो डायमेंशन, यू कैन ट्राई। डायरेक्शन एक्स होगा, लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड पता है, लिख सकते हैं, सिग्मा पता है, अगर सिग्मा रहेगा तो चार्ज एरिया दिया रहेगा।
क्या हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं? आपको यहां तक समझ में है कि व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर? वो तो हमारा डेफिनेशन था, बट मैथमेटिकली क्या हुआ? दिस इज फॉर 1। अब देखो अब क्या होता है सर, n को आपने मान लिया, अगर मान लो 2 3 4 तो क्या होना, सिर्फ डिजिट बदलना था। हम लोग बात किसी कर रहे हैं सर पर यूनिट वॉल्यूम की, तो मान लेते हो 1 यूनिट होगा, ठीक है। आप क्या करो, इसको अच्छे से लिख लीजिए, दिस इज द मोर इंपोर्टेंट देन ऑल द डेफिनेशन। अभी तक हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देख रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स वाले पार्ट में इंटर किए, जहां हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और लगेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखिए क्या क्या कहना चाहता है। अब देखो सर, पोलराइजेशन का वेक्टर हमने पीएच कल 20 पढ़ा, मैं आपको बेसिक एग्जांपल से लेके चलता हूं, ठीक है। सर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, दो प्लेट होते हैं, ठीक है। अभी तो कैपेसिटर पढ़ ही रहे थे सर। दो प्लेट होता है, इसके बीच में अगर हमको पता है कि यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होगा, यहाँ क्या होता है माइनस क्यू होता है, इन जनरल से चलता रहता है। अगर आपको पता ही हुआ यहाँ पे सर, इस सरफेस पे प्लस चार्ज बड़ा होता है और इस सरफेस से क्या होता है माइनस चार्ज बड़ा होता है। तो बाय द लॉजिकली कंसेप्ट आपको सबको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दैट, ये क्या होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा कहानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा से पीछे लेकर चलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या सीखा था, कोई भी इनफाइनाइट चार्ज रॉड हो, क्या सिखाया था, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, इसका रॉड क्या है पॉजिटिव चार्ज है, अगर क्या है ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो इसके सरफेस पे क्या होगा सेम चार्ज होगा। हमने सिखाया था आपको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिफॉर्मली अगर ऐसे इसका होगा, आप देखेंगे इसको क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मली इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्या होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। बट यही कंडीशन जब कुछ फाइनाइट लेंथ वाले में लगाते हैं तो हमें पता चलता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। जब ये पोलराइजेशन वेक्टर की बात आएगी तो सारा कहानी शुरू ही हुआ था किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब सोचेंगे सर डायलेक्ट्रिक्स का यूटिलाइजेशन क्या है, तो एक एग्जांपल से डायलेक्ट्रिक्स को देखें क्या क्या करता है, बाकी इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे इन फ्यूचर सेंस। अब मान लो वो उसका डिफरेंट मीडियम था, अब यही डायलेक्ट्रिक्स है, इस कैपेसिटर के इन बिटवीन, इस कैपेसिटर के इन बिटवीन हमने क्या किया, एक स्लैब डाल दिया, स्लैब समझ रहे ना, जिसमें पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक्स ही होगा, जिसमें क्या होगा सिर्फ डायलेक्ट्रिक्स ही है। ओके मुझे समझ में आई, इसके पास दोनों पोलैरिटी अवेलेबल है। बोलो कैसे, हमने दो टाइप का पोलैरिटी पढ़ा है, एक होता था पोलर, दूसरा क्या होता था नॉन पोलर। अब मान लो अगर इसके पास प्लस क्यू था, इसके पास कितना होगा माइनस क्यू, अपन एरिया में चलते बट हिलते देखे चलते, ठीक है बाद में होगा। तो मान सकते हैं कि अगर इसका हम लोग फिल आउट करते हैं कहां तक का, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, अगर अपन क्या करें कि इसके साथ एक डायलेक्ट्रिक्स ऑफ मेटल डाल, उसका बोलते हैं डायलेक्ट्रिक्स। ये क्या होता है, यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है मिक्सिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक्स का, इसलिए ध्यान रखेंगे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इस दोनों सरफेस के बीच में इसको अगर मान ले हम पॉजिटिव है, अगर हम क्या मानेंगे पॉजिटिव है, थोड़ा सा स्पेस कम है ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या होगा हमारा ऑलरेडी नेगेटिव होगा। हमारा जो ओन कैरेक्टर है, ओन मतलब क्या होता है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है, आप बताएंगे सर बेसिक फंडामेंटल हमें ये कहता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उधर होगा। लेकिन अभी तो सिखाया वो अपने अपोजिट चार्ज वाले को इंड्यूस कर लेती है डायपोल मोमेंट। ओके सर अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो इस सरफेस पे ध्यान से सुनेंगे, इस सरफेस पे अपने अपोजिट वाले को क्या करेगी इंड्यूस्ड कर देगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू। हम लोग यहाँ सिग्मा भी ले सकते हैं बट हम लोग क्या करते हैं प्लस क्यू ले लेंगे। ओके जब यहाँ प्लस क्यू होगा ड्यू टू ऑल नेचर ऑफ द मटेरियल, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस क्यू। तो आपको समझ में आया सर, इस पर्टिकुलर सरफेस के इनसाइड भी एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम क्या जानते हैं इंड्यूस्ड डायपोल हम जानते हैं। तो ये हमारा प्लस होगा, ये क्या होगा। अब आपको समझ में आया सर, जब हमने मटेरियल को इंड्यूस्ड किया इसमें, तो हमें दो तरह का सिस्टम देखने को मिला। इनिशियली क्या था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस टू दिस था, जब मैंने इसको इंड्यूस किया तो इनसाइड द फील्ड आया, वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ई नॉट इन डायरेक्शन टू अपोजिट में। ओके इतना सारा ड्रास्टिक चेंज हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। जब मोमेंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा तो वी नो अप्लाई द पोलर वेक्टर या पोलराइजेशन। देखा ना, इसका फिर क्या होगा, यहां से प्लस होगा। ये हमारा फंडामेंटली फर्स्ट इफेक्ट था। ओके अगर मान ले, थोड़ा सा उसको भी आजमा लेते हैं। सर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या था,
द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे क्या करे, ये अपना कैरेक्टर बदल दे। अब देखो सर कैरेक्टर क्या था सर, यहां से माइनस से प्लस जाना था। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब या बोलते हैं हम लोग कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट इसके बीच में रखा जाए, इसने क्या किया, इसकी कैरेक्टर को ही बदल दिया। क्या किया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला था, डायपोल मोमेंट इधर से इधर होना था क्योंकि माइनस से प्लस होता है। बट जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया एक सर्टेन लिमिट तक, जहां तक इसका कैरेक्टर नहीं बदल सकता था या कैरेक्टर लूज नहीं कर सकता था, तब तक इसका जो स्ट्रक्चर था वो इनवैलिड था। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब क्या है कि मान लो हम लोग इसका इनर स्ट्रक्चर को देखा जाए, किसको, इस अंदर वाले की बात करें, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स था, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स था इसके पास कॉम्बिनेशन होगा ना, कैसा सर, पोलर या नॉन पोलर। ध्यान से देखेंगे, अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, इसको लेना पड़ेगा ड्यू टू मैच बैलेंस। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस तरह का नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम ये अप्लाई करेगा। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव लाएगा तो क्या स्मॉल डायपोल लेके आएगा। अगर इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव इस डाइलेक्ट्रिक्स ने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया लाइक दैट, पोलर एंड नॉन पोलर, उस केस में अगर फर्स्ट केस के पोलर का था उसमें क्या था, ड्यू टू एसिमेट्रिक वो कोलाइड नहीं करता था। लेकिन अगर वो सिमेट्रिक हो जाए, इन केस ऑफ नॉन वो कोलाइड करेगा, तो उस केस का जो परमानेंट डायपोल मोमेंट था वो चेंज नहीं करता, तो क्या होता था, फिक्स होता था। बट सर यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा अगर एसिमेट्रिक हो या नॉन पोलर हो। बट यहां से हमें क्या देखने को मिला, जब हम ऑर्डिनरी दो कैपेसिटर के बीच में, जब ऑर्डिनरी दो कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, हम लोग आगे बात करेंगे, एक वर्ड होता है कि दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ना, उसको देखेंगे आगे। डाइलेक्ट्रिक, इसको कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या कांस्टेंट, ये क्या है, अब इसके नाम से जाना जाता है। अब देखो क्या इफेक्ट हुआ इसमें सर, इसने इसके कैरेक्टर को बदल दिया। अब जब आपको पता चला सर दो चार्ज के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल सकता है, इट विल चेंज द सिनेरियो ऑफ ऑल कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी, गॉट इट। तो ये क्या करेगा, इसके सिनेरियो को बदल देगा। अगर ये कॉम्बिनेशन मान लो कुछ इस तरीके का बनाया, माइनस प्लस, अल्टरनेट हो सकता है कहीं प्लस, बट लॉजिक क्या है, इसके इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुए उसमें तीन कंसेप्ट सीखेंगे इन फ्यूचर कोर्स में। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज द डायपोल मोमेंट्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डायपोल। इसको क्या बोलेंगे, ये जो Q इनसाइड में जमा हुआ है अपन उसको Q डैश मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q डैश मानेंगे, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज ये आया क्यों, बिकॉज ऑफ दैट the dipole moment which is generated between them is induced dipole moment. The charge is placed in the inside the dielectric slab is called induced charge. और जो इसका स्ट्रेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या हमें समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हमने जितना थ्योरी में पढ़ा, जितना इंपॉर्टेंस पढ़ा, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन ये हुआ कि वेक्टर्स ऑफ डायरेक्शन, इसको वेक्टर्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं क्योंकि यहां भी वेक्टर यहां भी वेक्टर, वेक्टर्स ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन डिपेंड्स करता है कि सर एक ऑर्डिनरी कंडक्टर की बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड इन जनरल कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर होते हैं उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को किस तरह इफेक्ट देता है ये। अब सोचो, अगर मैं एक नेट की बात करूं, अगर मैं एक नेट की बात करूं, बोलोगे कैसे। अब देखना, अगर ये ऑर्डिनरी कंडीशन था, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर ये ऑर्डिनरी कंडीशन था, अगर ये हमारा मान लेते हैं प्लस चार्ज का एरिया था और ये क्या था, माइनस चार्ज का एरिया था, वी नो द कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। बट अब स्ट्रेंथ की बात है, अगर हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस किया, ध्यान से देखेंगे, ये एरिया जो है ये क्या है, इंड्यूस्ड एरिया है। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइप के डाइलेक्ट्रिक को यहाँ तक के लिए इंट्रोड्यूस कर लिया। अब आपको समझ में आया सर हमने इतने पर्टिकुलर टाइप को इंट्रोड्यूस करने, जो कलर्ड पार्ट हो गया इंड्यूस्ड पार्ट है। अब क्या करेगा ये, इस पे एक प्लस चार्ज वो लेके आएगा जिसको हम लोग Q1 डैश मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा Q1 डैश माइनस लेके आएगा। तो ये क्या करेगा, एक लाइन हीटिंग लाइन है, ये यहाँ पे जनरेट करेगा एक E नॉट, डिफरेंट आपको दिख रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इधर डायरेक्शन क्या करेगा, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। जब वो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तो कोई सोचेगा सर व्हाट इज द एग्जैक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमें जनरल एनालॉजी समझ में आती है। अगर हमें ई नेट जानना होगा, यू नो व्हाट वी नो, हमको पता ही नहीं कितना होगा,
हम कोशिश करते हैं लिखने का वेक्टर फॉर्म में। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इसको प्रूफ करके बताएंगे इधर ही क्यों होता है। अभी तक हम डायग्राम तक देखते हैं, बाकी इसका डेरिवेशन देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अब इसको हम ई नेट की बात करेंगे। अब किधर है मुझे पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। जब हमें कुछ पता तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ले लेते हैं, डायरेक्शन बता देगा हमें। क्या बोलोगे सर इसको मान लो ई, चलो इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, वैल्यू हमें बताएगा क्या नेगेटिव होगा। ई माइनस ई नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ दैट। तो इतना सो हमने डायलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ा। डायलेक्ट्रिक्स का कोर ऑफ द कंसेप्ट यहीं पे आया कि उसका यूज क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, कितने टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपको आएंगे, उसको लगेगा सब वो थ्योरी वाला पार्ट बोरिंग सा लग रहा है, बट शॉर्ट में जो नीट का एग्जाम होता है या मेडिकल के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे। मेंस में नहीं पूछेंगे, मेंस में उतने क्वेश्चन आने के चांस नहीं, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन होता है, वाइडर एप्लीकेशन बाय द कंक्लूजन ऑफ इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, पोलर डायलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन एंड द पोलराइजेशन वेक्टर को मिक्स करते हैं तो हमें ये नया सा कंसेप्ट दिखता है, जिसको हमने इस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करने के बाद चेंज ऑफ फील्ड बताया। क्यों, एक फील्ड इधर था ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, वन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रोड्यूस होगा, उस केस में क्या होगा, अपने को जो नया चार्ज इंट्रोड्यूस होगा दैट चार्ज इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्ज। इस पे भी चर्चा करेंगे, सारा टर्म पे चर्चा फिर से करेंगे विद डेरिवेशन। नाउ मैथमेटिक्स इन रोल। अब क्या होता है, सारा टर्म मैथमेटिक्स पे हमने बिठा दिया है, थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा सा कन्वर्ट कर दिया डायग्राम में, डायग्राम को समझा दिया है कंसेप्चुअल पॉइंट्स से, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ चार्ज, इन फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज, इन फॉर्म ऑफ दिस एंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी जितने भी कंसेप्ट हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब क्या होगा, इस सारे कंसेप्ट को मिक्स एंड रोल्ड अप करके मैथमेटिक्स उस पर चल जाएगा, ठीक है। आप क्या करें, इस कंसेप्चुअल पॉइंट को अच्छे से लिख लें, अगले दिन जब हम आएंगे तो इसके डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।